हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइकोडायनामिक थ्योरी में आज सलीवन की थ्योरी डिस्कस करेंगे। सलीवंस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सलीवंस का पूरा नाम है हैरी स्टैक सलीवन, और इनकी जो थ्योरी है पर्सनालिटी, उनका मेन जो उसका फीचर है वो है इंटरपर्सनल अप्रोच। इंटरपर्सनल अप्रोच मतलब दो लोगों के बीच का रिलेशन। सबसे ज़्यादा मेन एस्पेक्ट इनकी थ्योरी का यही है कि जो पर्सनालिटी है वो सिंगल एक एंटिटी की तरह नहीं पढ़ी जा सकती। जैसे कि फ्रॉइड बोलते थे कि पर्सनालिटी क्या होती है, जो लोगों के अंदर चल रहा है उसके बेस पे पर्सनालिटी बनती है। सलीवन उसके अपोजिट ये बोलते हैं कि पर्सनालिटी सिंगल पर्सन के बेस पे नहीं होती है। पर्सनालिटी तब बनती है जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने कल्चर में, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। जब भी आपस में दो लोगों की इंट्रैक्शन होती है तो पर्सनालिटी फॉर्म होती है। इसलिए इनकी अप्रोच को इंटरपर्सनल थ्योरी बोला गया है। सो इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री, बिकॉज ही बिलीव साइकेट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन बिटवीन पीपल। क्योंकि ये मानते थे कि साइकोलॉजी में हम बेसिकली जब बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो बिहेवियर कैसे दिखता है जब दो लोगों के बीच में इंट्रैक्शन होती है। तो जब हम पढ़ी ये रहे हैं साइकोलॉजी में कि किस तरीके से दूसरों के सामने लोग बिहेव करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, तो इंटरपर्सनली पर्सनालिटी तो अफेक्ट होती ही है। तो पर्सनालिटी को इन्होंने इंटरपर्सनल एंटिटी लेके ज़्यादा फोकस किया, ना कि एक सिंगल पर्सन की एंटिटी। सलीवन के लिए रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा प्राइमरी थे, वो रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और इन्हीं रिलेशंस के बीच में जो इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस होती हैं आपस में लोगों की, उसी वही बेस था इनकी थ्योरी का। तो ये कहते हैं कि पर्सनालिटी कैन बी नोन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। के पर्सनालिटी हम कैसे जान सकते हैं? एक इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बेस पे हम किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। इनकी थ्योरी है जो 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहला हेडिंग होगा डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, फिर होगा एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, और तीसरी हेडिंग आएगी डेवलपमेंटल एपॉक्स। तो डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने पर्सनालिटी को एक एनर्जी सिस्टम की तरह बोला है। दैट पर्सनालिटी एक एनर्जी सिस्टम है जिसके अंदर 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। पहली एक है टेंशन, जो कि नेगेटिव एनर्जी है। और टेंशन क्या है? एक पोटेंशियलिटी फॉर एक्शन है कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्या क्या एक्शंस आगे ले सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। दूसरा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब द एक्शन देमसेल्फ, मतलब जो हम एक्चुअली में करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट वी डू कह सकते हो आप, जो एक्चुअली में हम करते हैं। तो इन्होंने एनर्जी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और एनर्जी सिस्टम के अंदर एक टेंशन आता है, दूसरा आता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और टेंशन को अगेन इन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, नीड्स और एंग्जाइटी में। तो टेंशन को नीड्स और एंग्जाइटी में डिवाइड किया। पहले एनर्जी सिस्टम को इन्होंने टेंशन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में डिवाइड किया है। उसके बाद टेंशन को इन्होंने नीड्स और एंग्जाइटी में डिवाइड किया है। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो चीज़ें हम करते हैं एक्चुअली में, जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, चाहे वो बिहेवियर कोवर्ट हो चाहे वो बिहेवियर ओवर्ट हो, और जो भी हम परफॉर्म करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए, वो होते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और टेंशन क्या चीज़ होती है? जो हम कर सकते हैं। टेंशन के अंदर भी नीड्स और एंग्जाइटी आते हैं। तो नीड्स क्या चीज़ है? नीड एक तरीके से जनरल वेलबींग से कंपेयर किया है कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए और जनरल वेलबींग के लिए लोग कुछ नीड्स पूरे करते हैं। नीड्स जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक टू माउथ या जेनाइटल्स। तो नीड जनरल नीड भी हो सकते हैं, जैसे फूड, ऑक्सीजन, ये सब जनरल नीड है। और एक मेन जो नीड इन्होंने बात की है वो टेंडरनेस की बात की है। टेंडरनेस मतलब अफेक्शन की बात की है, इंटीमेसी की बात की है, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की बात की है। तो ये हो जाते हैं नीड्स। उसके बाद नीड क्या है? कंजंक्टिव है। नीड कंजंक्टिव मतलब दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। जहाँ की एंग्जाइटी को इन्होंने ऑपोजिट बोला है नीड से। एंग्जाइटी डिसजंक्टिव होती है, जो दूसरों से दूर करती है हमें। और एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें कोई कंसिस्टेंट एक्शन नहीं करना पड़ता, जिसके रिलीफ के लिए। नीड को फुलफिल करने के लिए हमेशा हमें कोई ना कोई एक्शन करना पड़ता है।
कोई भी नीड होती है हमें जाके उसको फुलफिल करना पड़ता है, लेकिन एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कोई कंसिस्टेंट एक्शन नहीं मांगती है उसके रिलीफ के लिए। तो एंग्जाइटी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो रिलेशनशिप्स खराब करता है और दूसरों से दूर करता है। अगर आप अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म कर दो बिल्कुल ही और अपनी टेंशन्स को ख़त्म कर दो बिल्कुल ही, तो उस स्टेज को इन्होंने नाम दिया यूफोरिया, जिस स्टेज पे आपको बिल्कुल ही एंग्जाइटी नहीं होती और बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती है। तो टेंशन के दो फॉर्म्स जो इन्होंने बताया, एक नीड्स बताया जो हमें मोटिवेट करता है कुछ परफॉर्म करने के लिए, एक इन्होंने एंग्जाइटी बताई जो हमें बिल्कुल मोटिवेट नहीं करता कुछ भी करने के लिए, उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स को तोड़ता है, हमें लर्निंग ना करने के लिए प्रोवोक करता है। कि एंग्जाइटी जब हम होती है तो हम लर्न नहीं करते हैं कोई चीज़, हम कोई चीज़ सीखते नहीं हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो एक तरीके से ये हमें रोकता है कुछ भी करने से एंग्जाइटी। और जब हमारे अंदर एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो उस स्टेज को यूफोरिया बोलते हैं। तो ये डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने ये बताया है। इसके बाद इन्होंने 3 लेवल ऑफ कॉग्निशन दिए हैं, 3 लेवल्स ऑफ कॉग्निशन दिए हैं। कॉग्निशन में एक तरीके से आप कह लो कम्युनिकेट करने का तरीका बताया है इन्होंने 3 लेवल का, एक है प्रोटोटैक्सिक, एक है पैराटैक्सिक और एक है सिंटैक्सिक। तो प्रोटोटैक्सिक क्या तरीका होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बोल के नहीं बता पाते हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी वो देख रहे हैं अपने आसपास, जो चीज़ें वो नोट कर रहे हैं, लेकिन वो उसको बोल के तो नहीं बता पा रहे क्योंकि उनको बोलना नहीं आता। तो वो एक्सपीरियंस मोस्टली इमेजेस के फॉर्म में होता है, जिसको इन्होंने बोला है प्रोटोटैक्सिक। फिर आता है पैराटैक्सिक। पैराटैक्सिक क्या होता है, जो थोड़ा सा जब वो बड़े हो जाते हैं तो भी बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को वो समझने लग जाते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते हैं, लॉजिक से थोड़े पहले की स्टेज है ये, इसलिए इसको प्री लॉजिकल लिखा हुआ है। एक्यूरेटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल तब भी, क्योंकि बोलना अभी भी नहीं सीखा होता है, लेकिन इससे बाद वाली स्टेज है ये, प्रोटोटैक्सिक से बाद वाली स्टेज है। और इसमें कभी कभी वो चीज़ों को गलत एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट। वो ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है उसका, उससे पहले जो चीज़ हुई है वो उसका कॉज है। जब भी दो चीज़ें एक साथ होती है तो उन्हें लगता है कि वो उसका कॉज है। तो ये वाली जो स्टेज होती है लाइफ की, इसको इन्होंने बोला है पैराटैक्सिक। जब वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को वो कॉज एंड इफेक्ट की फेज में देखते हैं, कि उनके सामने जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट है। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेज इन्होंने बोला है सिंटैक्सिक, ये वो स्टेज है जब वो एक्यूरेटली कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, वो लैंग्वेज बोलना, सिंटैक्स मतलब लैंग्वेज से उठाया हुआ ये वर्ड सिंटैक्स, तो कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं 12 से 18 मंथ्स की एज में, और कुछ कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाते हैं। तो इस कॉग्निशन के टाइम को इन्होंने बोला हुआ है सिंटैक्स। और ज़्यादातर हमारी लाइफ में कौन से स्टेज पे रहते हैं हम, सिंटैक्सिक पे, क्योंकि उसके बाद हम लैंग्वेज का यूज़ कॉन्टीन्यूसली करते हैं, तो वो सिंटैक्सिक स्टेज होती है। तो ये इन्होंने 3 कॉग्निशन के लेवल दिखाए हैं, जिसमें इन्होंने बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया। फिर इनका जो सेकेंड हेडिंग थी एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसके अंदर भी 3 चीज़ों की बात की इन्होंने। पहली चीज़ इन्होंने बोली है डायनामिज्म। तो डायनामिज्म में इन्होंने बोला है कि ये डायनामिज्म मतलब ये एक ट्रेड्स की तरह है। जैसे हम ट्रेड्स की बात करते हैं ना पर्सनालिटी में, ट्रेड्स क्या होते हैं, किसी के बिहेव करने का पैटर्न होता है, तो डायनामिज्म भी एक तरीके से किसी के बिहेव करने का पैटर्न होता है। तो 2 तरह के से डायनामिज्म होते हैं, एक रिलेटेड टू स्पेसिफिक जोन्स, दूसरा रिलेटेड टू टेंशन। तो रिलेटेड टू स्पेसिफिक जोन जैसे हमारे जो नीड्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा रिलेटेड टू टेंशन, तो रिलेटेड टू टेंशन के अंदर भी 3 सब टाइप्स हैं। एक है डिसजंक्टिव डायनामिज्म, डिसजंक्टिव मतलब नेगेटिव बिल्कुल ही, ईविल हो गया, हेट्रेट हो गया, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है मेलेवोलेंस, जो बिल्कुल ही नेगेटिव हमारी पर्सनालिटी की साइड होती है। जब हम दूसरों को अपना एनिमी सोचते हैं, दूसरों से हेट करते हैं, तो वो हो गया डिसजंक्टिव डायनामिज्म। एक होता है कंजंक्टिव, मतलब जब हम दूसरों को अपना फ्रेंड मानते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, क्लोज रिलेशन, इंटीमेसी दूसरों के साथ रहती है, ठीक है, इससे हमारी एंग्जाइटी और लोनलीनेस कम होता है। तीसरा इन्होंने बोला आइसोलेटिंग डायनामिज्म होता है। आइसोलेटिंग डायनामिज्म जो हमें
आइसोलेटेड रहने के लिए, अलग रहने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि लस्ट इज एन आइसोलेटेड डायनामिज्म, क्योंकि लस्ट एक सेल्फ सेंटर्ड नीड होता है, अपनी खुद की ग्रीडीनेस को कम करना सेल्फ सेंटर्ड नीड होता है लस्ट। इसमें इंटीमेसी की जरूरत नहीं होती, इंटरपर्सनल रिलेशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ना लव की जरूरत होती है ना इंटीमेसी की जरूरत होती है, क्योंकि ये ज्यादातर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पे होता है। तो ये आइसोलेटिंग डायनामिज्म है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की है डायनामिज्म की, जो कि एक बिहेव करने का पैटर्न होता है, उसमें इन्होंने बोला दो तरीके से होता है। एक होता है स्पेसिफिक, जब हम अपनी नीड पूरी करने के लिए करते हैं बिहेव। दूसरा टेंशन से रिलेटेड होता है, और टेंशन के अंदर तीन होते हैं, एक होता है डिसजंक्टिव, एक होता है कंजंक्टिव और एक आइसोलेटिव। ये डायनामिज्म थे। फिर आता है सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम क्या है? एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो हमें एंजाइटी से प्रिवेंट करता है। अपने आप को हम इस तरीके से सिस्टमाइज रखें कि हमें एंजाइटी ना हो और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिक्योर रहे, वो होता है सेल्फ सिस्टम। ठीक है। और ये कंजंक्टिव होता है क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप को बचाता है, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी एंजाइटी कम रखते हैं, तो रिलेशनशिप को बचाता है सेल्फ सिस्टम। टेंशन कम होती है इससे हमारी, जब हमारा सेल्फ सिस्टम को हम कंट्रोल रखते हैं तो हमारी टेंशन जो होती हैं कम होती हैं। और एक ऐसा ऑपरेशन है सिक्योरिटी ऑपरेशन, मतलब एक तरीका है अपने सेल्फ सिस्टम को मेंटेन करने का, वो है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब उन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देना जो आपको एंजाइटी कर रही है। या सिलेक्टिव इन अटेंशन, मतलब उन चीज़ों को अटेंड ही मत करो जिससे आपको एंजाइटी हो रही है। तो ये एक तरीका है अपनी एंजाइटी कम करने का, अपने आप को सिस्टमाइज करने का। फिर इन्होंने बात की थी पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन अपने आप के बारे में, हमें अपनी पर्सनालिटी को लेके कुछ हमारे अंदर वो होती हैं, मेंटल इमेजेस होती हैं जो अपने आप को समझने में हमें हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफिकेशन जो बताई है वो तीन तरीके की बताई है, बैड मी, गुड मी और नॉट मी। बैड मी क्या रिप्रेजेंट करती है? आपके सेल्फ का वो वाली चीजें जो आपको खुद ही नहीं पसंद है, जो आप दूसरों से भी छुपा के रखते हो और जिसके बारे में आप खुद भी सोचना पसंद नहीं करते, तो वो बैड मी होता है। जो आपके अंदर की नेगेटिव चीजें हैं जिससे आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है या गिल्ट फील होती है। गुड मी वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो सब लोगों को पता चले, जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो जैसे, तो और आपका फोकस उसी पे ज़्यादा होता है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट से आपकी एंग्जाइटी कम होती है। और नॉट मी मीन्स जिन चीज़ों को आप बिल्कुल ही अपना पार्ट ही नहीं मानते हो, जो आपको लगता है कि ऐसा तो हम हो ही नहीं सकते या हमारे साथ नहीं हो सकता। तो आपको अगर याद हो, फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की थी, तो ये कुछ कुछ उसी टाइप का है डिफेंस मैकेनिज्म का, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दबा के रखते हैं, कुछ चीज़ें जो हम सबके साथ शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें जो हम बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करते अपनी एंग्जाइटी को कम रखने के लिए, जिसको हम बिल्कुल ही अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। जैसे कि फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म में डिप्रेशन था। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तो हमने सेल्फ सिस्टम, पर्सोनिफिकेशन और डायनामिज्म किस में पढ़े? एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी के, पर्सनालिटी के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। फिर इनका थर्ड और मेन इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है वो डेवलपमेंटल इपॉक्स है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। ये इपॉक्स का मतलब आप समझ लो स्टेजेस की बात कर रहे हैं, लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। फ्रॉइड की तरह सलीवन भी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा, चाइल्डहुड में पेरेंट्स की कितनी केयर मिली है इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। फ्रॉइड और सलीवन की जो सिमिलैरिटी है थ्योरी में, वो इस चीज़ में है कि चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और मदर का जो लव होता है या पेरेंट की जो अफेक्शन होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अलग क्या चीज़ है कि फ्रॉइड पर्सनालिटी को कहते हैं कि वो सिर्फ चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाती है, जबकि सलीवन कहते हैं कि पर्सनालिटी एडोलेसेंस में भी डेवलप हो सकती है, एडल्टहुड में भी डेवलप हो सकती है। तो ये दो चीज़ें अलग हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि फ्रॉइड किसी के इनसाइड जो चल रहा है उसके अंदर, उसी के बेस पे पर्सनालिटी बनती है बोलते थे। लेकिन सलीवन बोलते थे कि नहीं, पर्सनालिटी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से डेवलप होती है। तो इनके जो एपॉक्स हैं
वो देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे हुए हैं। तो ये टेबल एज इट इज़ आपको याद करके जाना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने पहली स्टेज जो दी हुई है वो इन्फेंसी टू 1 साल तक है, जिसमें क्या होता है, चाइल्ड बिगिन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। तो ये एक डेवलप होने का प्रोसेस है, ये वाली स्टेज है जिसमें डेवलपिंग स्टार्ट होती है। फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेज लिया 1 साल से 5 साल की, जहाँ पे स्पीच डेवलप होती है, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने लगती है। फिर इन्होंने तीसरी स्टेज जुवेनाइल एज लिया है, जिसको 6 to 8 ईयर्स, जहाँ पे बच्चों को प्लेमेट की, दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है और सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, लोगों से घुलना मिलना बात करना, जब वो स्कूल जाना भी शुरू करते हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेज लिया प्री एडोलोसेंस, मतलब 9 से 12 साल, जब क्लोज रिलेशनशिप बनने लगते हैं बच्चों के, दोस्तों के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है और उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अर्ली एडोलेसेंस में इन्होंने बोला है 13 से 17 साल में उनकी जो नीड है वो फ्रेंडशिप की तरफ और सेक्सुअल एक्सप्रेशन की तरफ ज़्यादा हो जाती है, और अपने आप को वर्थ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अपने आप को कैसे वो वर्थ देते हैं, अपनी सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस के बेस पे, या अपोजिट सेक्स पीयर्स उनको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे वो अपने आप को वर्थ मानते हैं, कि कितने वो अट्रैक्टिव है, और दूसरे अपोजिट जेंडर वाले लोग उनको कितना वो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर लेट एडोलेसेंस यानी 18 से 23 साल, इन्होंने बोला है कि फ्रेंडशिप और सेक्सुअल एक्सप्रेशन कंबाइंड हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो प्राइमरी फोकस पे होता है, प्लस पेरेंटल कंट्रोल और सेल्फ एक्सप्रेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है, देन एडल्टहुड पे आते हैं, जो 23 साल और उसके बाद की स्टेज है। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रगल शुरू हो जाता है, चाहे एडल्टहुड का स्ट्रगल जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, करियर का, फैमिली का, तो ये सारी चीज़ें इस स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है। सोशलाइजेशन करना बहुत इजी हो जाता है इस स्टेज पे, क्योंकि उस चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई होती है, और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलेशन में, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होती है। तो ये जो स्टेजेस हैं इनकी, ये इन्होंने डेवलपमेंटल इपॉक्स के नाम से डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हुई है, जो कि एडल्टहुड तक जा रही हैं, जबकि फ्रॉइड का जो था वो बेसिकली चाइल्डहुड तक ही था। अब इवैल्यूएशन देख लेते हैं इसमें क्या है। Sullivan's insight into the importance of interpersonal relations, his theory of personality, and his approach to psychotherapy have lost popularity in recent years. अब आपने ज़्यादातर इनका नाम नहीं सुना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी नहीं है। ठीक है, इसमें लोगों ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है, इसलिए इतनी ज़्यादा नोन भी नहीं है। और ये ज़्यादातर ये थ्योरी इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर है, तो ये किन लोगों के इंटरेस्ट में ज़्यादा है, जो जैसे जो सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ते हैं जो लोग, तो उनके उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बायोलॉजिकल चीज़ों पे पढ़ते हैं उनके लिए ये थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना सोशल पे दी हुई है। तो ये इनकी इवैल्यूएशन है थ्योरी की, इनकी साइकोलॉजी की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है वो ख़त्म हो गई है अब। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।